हाँ भाई देखो पहले बंद कर दो इसको। देखो जो हमारा मैथ का क्वेश्चन था फर्स्ट, नेम ऑफ द टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल, हमें एंगल का टाइप बताना है भाई। और एंगल के टाइप कितने होते हैं हमारे पास? एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक होता है आपका राइट एंगल, और एक होता है आपका ऑब्टूस एंगल। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। इसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है। हमें एंगल का टाइप बताना कि इनमें से कौन सा है। और एक होता है हमारा होल एंगल, एक होता है होल एंगल। हमें इनमें से उसका टाइप बताना है कि कौन सा टाइप है, इन एंगल्स में से टाइप बताना है। एक एंगल ऐसा है कि हुज मेजर इज, जिसका मेजर है, जिसका माप है 25 डिग्री मोर, 25 डिग्री मोर है। एक एंगल ऐसा है जो 25 डिग्री मोर है। देन मान से, देन का अर्थ होता है से, किससे मोर है 25 डिग्री, वो आगे हमारे को दे रखा है सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ कितने कितने हैं 154 डिग्री एंड 37। देखो क्या हमें क्या करना है, हमें एक एंगल का टाइप बताना है कि जो 25 डिग्री मोर है, 25 डिग्री अधिक है। देन मान से, किससे अधिक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ दिस, इन एंगल्स के सम से, इन एंगल के सम से 25 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन एंगल का सम कर लेंगे, इन एंगल का हम सम कर लेंगे। 154 प्लस 37, हमारे पास आ गया 11, 1 कैरी, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 191 आ गया। और इससे 25 मोर है वो एंगल, रिक्वायर्ड एंगल, जो एंगल पूछ रखा है वो एंगल, रिक्वायर्ड एंगल हमारा है प्यारे बच्चों 191 से क्या कहा है, मोर, मोर है, मोर मतलब अधिक, अधिक है 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 6, और ये हमारा कितना आ गया 11, 1 कैरी, और ये हमारा हो गया 2, कितना आ गया 216। अब 216 कौन सा एंगल है, कौन से किस टाइप का एंगल है वो 216। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। और ऑब्टूस एंगल क्या होता है भाई 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और स्ट्रेट एंगल होता है 180 का। और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। और ये कौन सा है, ग्रेटर देन 180 में आता है और लेस देन 360 में आता है। तो कौन सी कैटेगरी होगी एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और हमारा आंसर आ गया रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल हमारा कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन। समझ गए बेटा, भाई हमें एंगल का टाइप बताना है, वो किस प्रकार का एंगल। लगा कंटिन्यू 2 साल हो गए साइंस स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आते थे, लगातार 2 साल से आ रहा है। भाई हमें उस एंगल का टाइप बताना है जो 25 डिग्री मोर है, 25 डिग्री अधिक है, किससे, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ दिस, इन एंगल्स के सम से, इनके सम से 25 अधिक है। तो पहले इनका क्या कर लेंगे, सम, क्योंकि इसमें सम का है,
हम इनका सम कर लेंगे और इससे 25 अधिक कर लेंगे तो ये एंगल आया। और ये एंगल कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज। अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। क्या होता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है उससे पहले इस बात का पता होना चाहिए आपको। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये पेयर में होते हैं। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, कोई दो एंगल का सम, जैसे लाइक एंगल 1 और एंगल B, इनका सम 180 डिग्री होता है। जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वे एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। When the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angle of each other. अब हमें किसी का, मान लो सपोज मुझे ये एंगल निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? इधर इसको एंगल बी को मैं राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी। मतलब मुझे अगर ये निकालना है तो 180 में से एंगल बी को माइनस कर दूंगा, एंगल ए आ जाएगा। और मुझे एंगल बी निकालना है तो 180 में से एंगल ए को माइनस कर दूंगा, एंगल बी आ जाएगा। समझ गए? मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल किसी का भी निकालना है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तो पहले हम उन एंगल को लेट करेंगे। लेट एन एंगल, एक एंगल की बात कही आपको, एन एंगल इज सप्लीमेंट्री ऑफ अदर, तो एक एंगल को हम मान लेंगे x, ठीक है। और उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा भाई? अभी हमने आपको बताया उसका सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे 180 में से माइनस कर, ठीक है। अब उसने क्या बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल इज 24 डिग्री मोर देन, 24 डिग्री अधिक है, 24 डिग्री मोर है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये दो एंगल हमारे हो गए, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, इनको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे? लेफ्ट और इक्वल का साइन इधर राइट। इक्वेशन इक्वल से बना है, किससे बना है? इक्वल से। अब ये कहता है कि एक एंगल जो है, ये एंगल हमारा जो क्वेश्चन है इस एंगल के ऊपर है और यही एंगल हमने निकालना है, ठीक है। ये एंगल यानी कि x 24 डिग्री मोर है, ये 24 डिग्री अधिक है, किससे? देन थ्राइस द अदर, दूसरे, थ्राइस मानी 3 गुना, थ्राइस द अदर, दूसरे के, यानी कि जो इसका सप्लीमेंट्री है उसके 3 गुणे से 24 मोर है। ये एंगल बेटा देखो, हम सबसे पहले एक एंगल को लेट कर लेंगे, फिर उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे। अब ये कहता है कि द एंगल इज 24 डिग्री मोर, यह एंगल 24 डिग्री मोर है देन थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट, उसके सप्लीमेंट्री के थ्राइस से 24। तो पहले क्या करेंगे, थ्राइस इसको बोला है ना बेटा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये एंगल थ्राइस है तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई, और ये 24 मोर है, इसके थ्राइस से ये 24 मोर है तो इसको 24 इसमें प्लस कर देंगे। ये मोर है तो इसमें प्लस कर देंगे, इससे दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं, समझ गए। और इक्वल का साइन बीच में लगा देते। नहीं समझ में आया? भाई हमने एक एंगल निकालना है तो उस एंगल को हम मान लेंगे x,
वह एंगल क्या है, और सप्लीमेंट्री उसका क्या हो जाएगा, किसी का सप्लीमेंट्री निकालना हो 180 में से माइनस कर देंगे सप्लीमेंट्री। अब इन दोनों को हम इक्वल में रख देंगे, इक्वल की फॉर्म में रख देंगे। अगर ये कहता है ये 24 मोर है तो इसमें 24 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये एंगल है 24 डिग्री मोर, थ्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट सप्लीमेंट, उसके सप्लीमेंट्स के तीन गुने से, थ्राइस का मतलब 3 गुना, तो सप्लीमेंट्री का 3 गुना कर देंगे। और सप्लीमेंट्री के 3 गुने से ये 24 ज्यादा है तो इसमें 24 प्लस कर देंगे, ये ज्यादा है इसमें प्लस कर देंगे, ये 5 गुना है इसको 5 गुना कर देंगे, ये 15 है 1/5 तो इसका 1/5 निकाल देंगे, समझ गए। अब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x 3 की मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस x से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 180 से भी करेंगे, 18 3 54, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस x से भी करेंगे, माइनस 3x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे, x x वाले एक तरफ ले लेंगे, यहां हमारे पास x है, हां भाई, उधर x का कोण है -3x, उसको उठा के इधर ले आएंगे, किसमें हो जाएगा +3x इज इक्वल टू, यहां हमारे पास 540 और प्लस का 20। अब हमारे पास ये 3x और x कितना हो गया बेटा 4x इज इक्वल टू, ये दोनों के साइन कैसे हैं, सेम वाले क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन वो आएगा जो बड़े के आगे। अब हम इक्वेशन में हमारे पास यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो 4 अपॉन में है उधर किसमें हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा बेटा 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, कितना बच गया हमारे पास 1, उतार लिया 6, 4 4 जा 16, ठीक है, और 4 1 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 140। फाइंड एन एंगल, यही हमने निकालना था, और ये आ गया हमारा 140, और ये कितने नंबर ऑप्शन पे है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में, देखो बेटा कुछ भी नहीं है करना, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एक कंफर्म आता है, एंगल वाले चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक पूछा जाता है आपका एंगल, एक पूछा जाता है लाइट सेगमेंट रे से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कंफर्म, एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री वाले से पूछा जाता है, एक आपका टाइप ऑफ एंगल से उससे पूछा जाता है, और एक आपका ट्रायंगल में भी आता है, समझ गए। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, हाँ भाई, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एंगल AOC रेशियो एंगल COD रेशियो एंगल BOD इज इक्वल टू 2:3:5, then find angle COD in given figure। एक फिगर में दे रखा है आपको, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, यहां दे रखा है A, यहां B है, यहां O है, यहाँ पे O है और यहाँ B है, ये C है और ये D। तो प्यारे बच्चों हमारे पास AOC एंगल कौन सा है, सबसे पहले तो हमें इस बात का ही पता होना चाहिए कि AOC यहाँ कौन सा है। कोई भी एंगल होता है वो 2 रेज से बनता है, और इस एंगल की 2 रेज है, एक तो AO और एक OC। AO ये रेज है और OC ये, और इन दोनों के बीच में ये एंगल है प्यारे बच्चों, हमारा एंगल AOC, ठीक है। फिर एंगल COD, COD किससे बना बेटा, COD,
सी ओ, सी से ओ तक ये है और ओ से डी हमारे पास ये है और ये एंगल हो गया हमारा एंगल सी ओ डी। एक एंगल है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। तो एंगल बी ओ डी किस से बनेगा बेटा? बी ओ एंड ओ डी। बी ओ हमारे पास ये है और ओ डी हमारे पास है, इसको कैलकुलेट ये, ठीक है। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल बने हुए थे स्ट्रेट, देखो बेटा यहां से इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जिस प्रकार से एक लाइन पे हमारे पास इस प्रकार से एंगल हो गया और ये एंगल बन गया है बच्चों, तो ये पूरे की वैल्यू क्या है 180। अब इस पॉइंट पे आप, इस पॉइंट पर आप कितने भी एंगल बनाओगे ना, कितने भी एंगल इस पॉइंट पे बने होंगे ना, उन सभी का सम कितना होगा 180। यहां कितने एंगल बने हुए इस पॉइंट के ऊपर? 3 एंगल बने, तो इन तीनों का सम कितना होगा बेटा 180। एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए इस कारण से सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर एक ही तरफ जितने भी एंगल बने हुए होते हैं सभी का सम 180, और प्यारे बच्चों इस तरफ के भी सभी एंगल का सम कितना होगा 180, समझ गए। और इस पूरे एंगल कितना होगा, होल एंगल होगा 360, ठीक है। लेकिन हमारे को एक ही तरफ के लिए रखें, हम इसी साइड की बात करेंगे, हम नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बेटा देखो, और इनका हमारे को रेशियो भी रखा है, एंगल AOC का, और इनका हमारे पास रेशियो दे रखा है, एंगल AOC रेशियो एंगल COD रेशियो एंगल BOD, वो हमारे को दिया हुआ 2:3:5। अब देखो ये सभी एंगल का क्या है सम, तो हम क्या कर लेंगे रेशियो का भी क्या कर लेंगे सम, ठीक है। अब हमें जो निकालना, देखो ये क्या है सम है, और यहां रेशियो में सम कितना बनता है हमारे पास सम ऑफ रेशियो, रेशियो में सम हुआ 2 + 3 + 5 = 10, रेशियो में सम हो गया। अब हमारे पास सम 180 और यहां आ गया 10, तो ये 10 यूनिट की वैल्यू होगी, 10 यूनिट की वैल्यू है वो 180 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें एक 2 यूनिट हो गई, एक 3 यूनिट हो गई, एक 5 यूनिट हो गई, और इनका सम हो गया 10 यूनिट, मतलब इनका सम 10 है। और मैंने आपको वैसे ही बता रखा था सम अपॉन सम इनका, जैसे हमारे पास ये सम है ओरिजिनल और ये सम है रेशियो का, तो सम अपॉन सम, ठीक है। हमें निकालना क्या है बेटा, कौन सा एंगल निकालना है, एंगल COD, एंगल COD जाने एंगल COD रेशियो के अंदर कौन सा है, ये तो है आपका AOC और ये है आपका COD कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर, जो निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर। देखो 180 डिग्री है सम कितने यूनिट का 10 का, और हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई 3, समझ गया। 180 है कितने यूनिट का 10 यूनिट का, तो अपॉन में 10 कर देंगे, और हमें 3 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई 0 से 0 कट गया, और ये आएगा 18 × 50 40, ये आ गया एंगल COD = 54 डिग्री। आया समझ में? अगला देखो, ये हमारा हो गया COD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 angles of quadrilateral are देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 angles of a quadrilateral, 2 angles of a quadrilateral are 90 डिग्री each one, प्रत्येक 90 डिग्री। देखो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्लोज फिगर विच हैव 4 साइड, एक बंद आकृति क्लोज फिगर, या हम कह सकते हैं पॉलीगन, पॉलीगन भी कह सकते हैं, एक क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड होती है, 4 साइडेड फिगर,
फोर साइडेड क्लोज फिगर। फोर साइड कैसे भी हो सकता है, चार साइड किसी प्रकार से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं, ये आपकी इस प्रकार से भी हो सकती हैं, आपकी कैसे भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जैसे एज लाइक हमारे पास ये कहता है टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ईच 90 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल 90 डिग्री के हैं। मान लो हम एक इसको 90 का करते हैं, एक मान लो हम इसको 90 का करते हैं, कोई भी दो एंगल 90 डिग्री के, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मान ले इसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो कह रहे बच्चों दो एंगल तो प्रत्येक 90 डिग्री का है। एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री, और एंगल बी कितना है बेटा, 90 डिग्री। टू एंगल ईच 90 डिग्री। एंड इसके बाद बोला है एंड अदर टू एंगल्स, और जो दो एंगल बच गए दूसरे इनको छोड़कर, अदर टू एंगल्स, वन इज थ्राइस द अदर। ये जो दो एंगल है बेटा, इसमें वन इज, इनमें से एक है, वन इज इन दोनों में से एक, थ्राइस द अदर। थ्राइस का मतलब तीन। इन दोनों एंगल्स का रिलेशन दे दिया हमारे, एक एंगल किसी दूसरे का 3 गुना है। तो एक को इनमें से हम लेट कर लेंगे, मान लिया लेट एन एंगल ऑफ अदर टू एंगल्स, एन एंगल ऑफ अदर टू एंगल्स। अदर टू एंगल्स में एक एंगल हमने x ले लिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मतलब 3x। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का कैसा पॉलीगन है, 4 साइड। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, INTERI और इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 साइड पॉलीगन। फॉर्मूला क्या है भाई, n साइड पॉलीगन का फॉर्मूला है n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है इसमें, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और यहां से हमारा कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और यहां से सभी एंगल्स का सम कितना आ गया बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, और इसके हमारे पास चारों एंगल हैं, कौन कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 सभी एंगल का सम। एंगल ए कितना 90 डिग्री प्लस एंगल बी कितना x, एंगल सी कितना 3x, और एंगल डी कितना बेटा 90 इज इक्वल टू 390 डिग्री। अब बेटा देखो x और 3x कितना हो गया हमारे पास 4x। अच्छा 90 और 90 दोनों के साइन सेम है, सेम वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस का 180 इज इक्वल टू 360। अब बेटा इक्वेशन को सोल्व करेंगे, पहले 180 यहां प्लस का उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस। 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 4x इज इक्वल टू हमारे पास 360 में से 180 को माइनस करेंगे बेटा 180 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, 4 यहां मल्टीप्लाई उधर किसमें चला जाएगा बेटे, डिवाइड। 4 4 जा 16, कितना बच गया हमारे पास 2, 4 5 जा 20। ये आ गया हमारे पास x। तो एक एंगल बी आ गया, अभी एंगल बी हमने x लेट किया था 45 आ गई उसकी वैल्यू, और एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 45, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या निकालने के लिए कहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू एंगल्स। जो ये अदर टू एंगल्स है ना, इनका डिफरेंस निकालना है। और अदर टू एंगल्स हमारे क्या कौन से आ गए, 45 एंड 135, इनका डिफरेंस निकालना है बेटा। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 135 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 90। इनका डिफरेंस आ गया 90 आया समझ में। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के टू एंगल्स तो 90 डिग्री के, ठीक है, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री ईच, ईच माने प्रत्येक।
और जो बचे हुए 2 एंगल हैं उनमें वन एंगल, कोई एक एंगल दूसरे एंगल का थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 गुना। तो एक को हम x ले लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x। चाहे भले ही आप इसको रेशियो में भी कर लो, उनके अंदर है ना जो बचे हुए 2 एंगल हैं C और D, उनका एक 1 मान लोगे तो दूसरा थ्राइस मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, एक 1 और एक 3, इनके बीच में रेशियो हो जाएगा। और रेशियो के पीछे x लिख के ऐड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा x और ये कितना आ जाएगा 3x। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भाई सभी एंगल का सम 360 होता है, उसमें से 90 ये कम कर दो, 90 ये कम कर दो, हमें तो सिर्फ इन दोनों की जरूरत है ना। 90 कितना कम कर दिया 180, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 180, क्योंकि 360 तो सभी का सम होता है चारों का, उनमें से दो हमने माइनस कर दिया, 180 माइनस कर दिया, तो ये बच गया हमारे पास 4x 180। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो तो भी x की वैल्यू ये है। अगला क्वेश्चन, और सभी आपको करवाए गए, पता नहीं क्यों या गलतियां क्यों कर रहे हो बेटा, गलती मत करो, बार बार गलतियां आप करते हो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारे पास, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी। देखो बेटा एक फिगर दे रखा है, ऐसा एक फिगर दे रखा है और इसमें कहा है ए बी पैरेलल सी, ए बी सी डी के पैरेलल है। एक तो हमारे को ये दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है एंगल पी के ऊपर, फिर कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे इसके अंदर। यहां दिया है पी, यहां क्या हुआ है और यहां है आर। इसको और थोड़ा आगे तो बढ़ा दें, यहां पर देंगे सी और यहां पर देंगे। यहां फिर हमारे पास दिया है बेटा कि एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। देखो आप एंगल ए पी क्यू को ढूंढो, कहां लिखा हुआ है एंगल ए पी। देखो बेटा ये है पी, ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर एंगल बना हुआ, वर्टेक्स हमेशा बीच में बोला जाता है। वर्टेक्स होता है जहां दो रे मिलकर एक एंगल का निर्माण करती हैं, वो वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल बेटा P पर बना हुआ है और P यहां है, और P के ऊपर बेटा यहां ये एंगल भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम देखेंगे रेज को, एक तो हमारे पास है AP और एक हमारे पास है PQ, इनसे बना हुआ है। तो AP कौन सा है बेटा, A से P ये है, ये हमारी AP है, और एक है PQ, PQ हमारा ये है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है एंगल APQ। ठीक है, और एंगल APQ कितने डिग्री का दे रखा है हमारे पास, 50 डिग्री का दे रखा है, 50 डिग्री। ठीक है भाई, फिर इसके बाद हमारे पास अगला दिया हुआ है एंगल PRD, एंगल PRD, और वो दिया हुआ 127 है, 127। अब एंगल PRD कहां बना हुआ है बेटा, R पर। कहां बना हुआ है, वर्टेक्स इसका R है। वर्टेक्स इन ए एंगल, वर्टेक्स इज ऑलवेज इन मिडल, वर्टेक्स हमेशा बीच में होता है, R बीच में आएगा। और किस किस रे से बना है बेटा ये, PR एंड RD। PR ये है बेटा और RD ये है, और R पर बना हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में, और ये है 127 डिग्री। अब इसने ये कहा है, और फिगर में बेटा ये y डिग्री दे रखा है और ये x डिग्री दे रखा है, और हमें निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, y माइनस x, ये फाइंड आउट करना है, y माइनस x की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों हमने आपको इसमें बता रखा है दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन है,
दो पैरेलल लाइंस जो भी होती है प्यारे बच्चों, उनको जो भी काटती है डिफरेंट पॉइंट पे, व्हेन द टू पैरेलल लाइंस ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस अदर पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पे काटती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। पता होगा। चलो आप क्वेश्चन को यहां से सोल्व करो, आसान लगे वहां से करो। प्यारे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ये और ये दोनों लीनियर पेयर हैं। और बेटा ये एंगल और ये एंगल क्या है? कोइंटीरियर। जैसे मान लो बेटा ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काटे, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हुए एंगल, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ। देखो बेटा जब ये काटती है तो 8 एंगल बनाती है, 8 एंगल बनाती है। 4 तो इंटीरियर होते हैं, इंटीरियर मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की, और 4 होते हैं इसमें एक्सटीरियर, इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर की ओर। ये 8 एंगल बनते हैं। और एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल ये 1 है और ये एंगल 2 है, इनका सम होता है 180। एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होता है। एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चलो शुआ जुमा बताइए, जान लीजिए काम करना सीखिए। ये बदतमीजी बिल्कुल सही नहीं करूंगा। यहाँ पूरा दिन रात खड़े रहो, तेरे कोई फर्क ही नहीं, आराम से सो रहा है। तो बेटा ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स है, और एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इससे इस एंगल को निकालो, और ये एंगल हमारा आ जाएगा 50 डिग्री प्लस में, और इस एंगल का नाम क्या है भाई? ये किस पे बना है बेटा? क्यू पे। तो क्यू बीच में लिखा है, जिसके ऊपर बना हुआ होता है वो वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स इज ऑलवेज इन मिडल, बीच में होता है, ठीक है, बीच में ही लिखा होता है। तो प्यारे बच्चों इस एंगल की एक रे कौन सी है? ये है भाई, तो इसका पॉइंट क्या है? सी। तो सी को यहां ले लो, और दूसरी रे प्यारे बच्चों इस एंगल की ये है, और इसका पॉइंट क्या है? पी। पी को यहां ले लो। चाहे पी को पहले बोल दो एंगल पी क्यू सी कर सकते हैं, या एंगल क्यू पी, एंगल पी क्यू सी। पहले पी को लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में सी को लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों का सम कितना है बेटा? 180 डिग्री। कैसे? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दो पैरेलल लाइन को काटने पर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है जो काटती है, उस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और उसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बेटा ये 50 है, तो एंगल सी क्यू पी निकाल देंगे वो यहां से, ये आ जाएगा 180, 50 उधर चला जाएगा माइनस का, और एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू 130 डिग्री आ जाएगा। इससे बेटा ये 130 डिग्री आ जाएगा, और 130 और x कैसे है भाई? लीनियर पेयर। 130 डिग्री और x लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर मतलब इन दोनों का सम क्या होगा? 180। और इसमें से ये 130 उधर ले जाएंगे तो x आ जाएगा हमारा। हमें क्या निकालना है बेटा? पहले जिसमें हमने x और y को निकालना है भाई, हैं? x और y को निकालना है। ये कितना आ गया हमारा? 50 डिग्री आ गया x। अब बेटा देखो, अब ये ध्यान दो कि ये एक ट्रायंगल है पी क्यू है, और ट्रायंगल की किसी एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो बाहर एक एंगल बनता है।
और वो बाहर बना हुआ एंगल इसको बोलते हैं ट्रायंगल की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यह एंगल है बेटा 127 डिग्री जो है ये सम है कोई दो एंगल का, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। अब देखो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल एक तो ये है, ट्रायंगल का दूसरा इंटीरियर एंगल ये है और ट्रायंगल का तीसरा इंटीरियर एंगल ये है। तो इसको छोड़कर साथ वाले को छोड़कर, साथ वाला तो लीनियर पेयर हो गया, इसको छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल है। किस किस का सम? 50 डिग्री का, x का, x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई हमारी, प्लस में y डिग्री का, इन दोनों का सम है 127 डिग्री। अब अभी 50 डिग्री प्लस का इसको कर ले आएंगे, किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू y। और ये हमारे पास माइनस करने के बाद 7 में से 0 गया 7 और ये कितना आ गया बेटा हमारा 77। ठीक है 77 डिग्री, 12 में से 5 गया 77 डिग्री है y की। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 27 डिग्री। और हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? y माइनस x, ये निकालना है। y की वैल्यू रख देंगे 77, माइनस में x की वैल्यू रख देंगे 50 और इनको माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 27 डिग्री। आया समझ? बेटा एक बार फिर देखो, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस प्रकार से ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 127 दे रखा है। अब बेटा मेरी एक बात सुनो, क्या इसको मैं ट्रांसवर्सल का नाम दे सकता हूं? चाहे बाहर एक बार बढ़ा के देख लो, हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये क्या है? दो पैरेलल लाइन को अलग-अलग पॉइंट पर काटती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ मतलब सेम साइड, चाहे इस तरफ लगा लो चाहे इस तरफ, इंटीरियर एंगल बने होते हैं ना, उनका सम 180 होता है। तो ये 50 है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा भाई? दोनों का सम 180 है, तो ये 130 आ जाएगा, तो इनका सम 180 होना चाहिए। और ये 130 और x कैसे हैं? लीनियर पेयर, तो यहां से x निकल जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, 50 डिग्री आ गया। अब बेटा अब हमारे पास ये ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो बाहर जो एंगल बनता है ना, वो टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इस एंगल के और इस एंगल के, अर्थात इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है? 127 डिग्री। ये कितना निकाल लिया हमने? 50, और ये y रखो, 50 और y दोनों का सम 127 है। यहां से हम y निकाल लेंगे, y आ गया, y आ गया और x आ गया, और हमें निकालना क्या है? y माइनस x, समझ गए? और y माइनस x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 27। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 8वीं क्लास में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आप सौभाग्यशाली हो जो हम ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन शुरू आ रही थी, एंगल और क्वाड्रेटिक ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, DIAGONALS, डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स इन ए पेंटागन। पेंटागन क्या होता है बेटा? 5 साइडेड पॉलीगन। क्या होता है? 5 साइडेड पॉलीगन। और किसी भी पॉलीगन में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है भाई, डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला क्या है? n into n minus 3 upon 2, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। अब पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5, 5 into 5 minus 3 upon 2, डायगोनल्स आ जाएंगे यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने आ गए बेटा? 5 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? 5 डायगोनल्स। किस किस का सही था ये? अब तक कितने सारे सही आए बेटे? लक्ष्य तेरे हुई, अभी तेरे बेटा 4 गलत आ रही है, क्वेश्चन तो 5 ही हुई अब तक, 4 गलत भी आ रही है।
कम से कम यही कह देता, अक्सर मेरा तो एक ठीक है नहीं, 4 गलत आ गई। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बेटा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला आपको याद भी करवा रखा है और आपको प्रूव भी करके बता रखा है। अगला हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट मतलब गलत है, गलत है। फर्स्ट देखिए, ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज ए फोर साइडेड whose opposite sides are parallel, पैरेललोग्राम जिसकी 4 साइड होती है और ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। हाँ भाई प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम इस प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले भी इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है। ये आपका एक पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है मैं आपको छोटी छोटी मोटी मोटी 2-3 बातें बता देता हूँ। पैरेललोग्राम ये है, पैरेललोग्राम की फर्स्ट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल होती है एंड पैरेलल, और पैरेलल होती है, PARALLEL पैरेलल। मतलब जो AB है ना बेटा, AB है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? CD, ये बराबर होती है। एंड AB और CD पैरेलल भी होती है, AB पैरेलल टू CD। इसी प्रकार से ये जो है ना BC, इसकी अपोजिट साइड क्या है? AD, ये इक्वल होती है भाई एंड पैरेलल होती है, BC पैरेलल टू AD। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। एक बात, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब समान, जो कहीं भी नहीं मिलती, जिनके बीच की इक्वल डिस्टेंस होती है हमेशा, ठीक है। एल्टीट्यूड डिस्टेंस इक्वल होती है हर जगह। एल्टीट्यूड डिस्टेंस का मतलब बेटा लंबवत दूरी जिसको हिंदी बोलते हैं लंबवत दूरी। अब मान लो अब ये दो पैरेलल है और आप लोग कहोगे सर ये तो बड़ी है, सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ी है इससे, तो ये नहीं हुई, ये नहीं होती, ये तो मिल भी जाएगी कहीं ना कहीं से। ये हमारी होती है, ये डिस्टेंस हर जगह इक्वल होती है, यहाँ भी वही मिलेगी, यहाँ भी वही मिलेगी आपको। लंबवत दूरी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? लंबवत दूरी। ये हर जगह पे इक्वल होती है पैरेलल लाइंस में। अब बेटा दूसरा पॉइंट इसका, दो बातें तो यहाँ हो गई कि अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल। दूसरा, इसमें होते हैं दो डायगोनल्स, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, 2 डायगोनल। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते डायगोनल, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो जैसे ये दोनों डायगोनल यहाँ पे काटते हैं, एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है BD, और दोनों कहां इंटरसेक्ट हुए? O पर इंटरसेक्ट हुए। O से डायगोनल दो बराबर भागों में बंटे। अगर ये डायगोनल मान लो 10 था तो यहाँ 5 रह गया और यहाँ 5 रह गया। ये मान लो 12 था तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ 6 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, समझ गए? तीसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल मतलब एंगल A है वो किसके इक्वल होगा? एंगल C के, और एंगल B है वो किसके इक्वल होगा? एंगल B। कुछ 2-4 मोटी-मोटी बातें ये हैं हमारी पैरेललोग्राम के बारे में। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, अब देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था ए पैरेललोग्राम इज 4 साइडेड whose opposite sides are parallel। क्या सही है? अभी हमने बताया ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल, ये तो सही है। दूसरा देखो, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम ऑल whose sides are equal। रोम्बस क्या होता है भाई? रोम्बस का हिंदी में नाम है समचतुर्भुज। क्या नाम है? समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस को। रोम्बस को समचतुर्भुज कहते हैं प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज। सम मानी बराबर, चतुर मानी 4, भुज मतलब भुजा, 4 बराबर भुजाओं वाली आकृति, ठीक है ना बेटा। रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल। रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है।
अब बेटा आप ये कहोगे सर स्क्वायर की भी तो सभी साइड इक्वल होती है। हाँ, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल बराबर होती है, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते, इसके डायगोनल अलग अलग लंबाई के होते हैं बेटा, ठीक है, डिफरेंट लंबाई के होते हैं, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे काटते हैं। जैसे मान लो सपोज करो बेटा हमारा ये 8 था तो यहां से ये 4 रह गया, इधर 4 रह गया। मान लो ये हमारा 12 था तो ये 6 रह गया, ये 6 रह गया, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं, समझ गए, 90 डिग्री पे काटते हैं। क्या इसके 90 डिग्री पे काटते हैं पैरेललोग्राम के? 90 डिग्री पे किस किस के काटते हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर, स्क्वायर और रोम्बस के 90 डिग्री पे काटते हैं। रेक्टेंगल के 90 डिग्री पे नहीं काटते। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं बट नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री पे नहीं काटते, ठीक है। स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है ना, ईच एंगल, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, वो हमारा 90 डिग्री का होता है, और इसी कारण से इसके डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री काटते हैं, इसके भी 90 डिग्री पे काटते हैं, बट इसकी भी सारी साइड इक्वल होती है, इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन इसके सभी एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, समझ गए। अच्छा भाई, ये थी पहले बच्चों पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। मैंने आपकी विचारों की आपको बता दी, कई बार आ जाता है पेपर में, आप किसके एंगल 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, या किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, किसके इक्वल नहीं होते हैं, समझ गए। अच्छा भाई, तो हमारा इसमें क्वेश्चन था, सेकंड पॉइंट देखिए, ए रोम्बस इज पैरेललोग्राम ऑल ऑफ व्हिच साइड्स आर इक्वल। हां, पैरेललोग्राम तो होती है, अपोजिट साइड होती है, वो इक्वल भी होती है, क्योंकि सारी इक्वल होती है इसकी, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो पैरेललोग्राम जिसको हम कह सकते हैं, बट हम इसको स्क्वायर नहीं कर सकते। फिर इसके बाद कहता है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं। अभी मैंने बताया था क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं भाई? पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट आर इक्वल। तो हमारा सी पॉइंट आएगा, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अभी बताया था रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, समझ गए बेटा। इसके बाद तो इस पे कितना रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a line which touch a circle at one point। देखो भाई, एक सर्कल है हमारे पास, एक लाइन which touch, जो टच करती है, टच मतलब छूना, टच एट ए पॉइंट ऑन सर्कल, एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे एक लाइन टच करती है, तो उस लाइन को नाम क्या देंगे हम? उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। और जो एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन का क्या नाम देंगे हम? छेदक रेखा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड, सेकंड, सेकंड लाइन। हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सेकंड, SECAND, सेकंड लाइन। और ये कौन सी होगी? टेंजेंट लाइन। ये कौन सी होगी? टेंजेंट लाइन। और प्यारे बच्चों, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर रेडियस टू रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियस, टू रेडियस, एंड कोरस्पॉन्डिंग देयर आर्क, और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेक्टर, सेक्टर।
क्या बोलते हैं? सेक्टर। और प्यारे बच्चों, कोई भी एक सर्कल है, मान लो सेंटर है, सर्कल पर एनी 2 पॉइंट्स को मिलाने से क्या प्राप्त होता है? कोड। ये क्या है? कोड है। और एक कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क मिलकर क्या बनाते हैं? सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट पता चला? ये सेगमेंट होता है। ये क्या होता है? सेक्टर होता है। ये टेंजेंट लाइन, ये सेकेंड लाइन। और एक कोड विच पासिंग थ्रू द सेंटर, एक कोड जो सेंटर पॉइंट से होकर गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। सबसे बड़ी कोड आप खींचो, मान लो मैंने ऐसे खींचा, ये छोटी सी कोड होगी, ये इससे बड़ी होगी, ये थोड़ी सी इससे बड़ी होगी, ये इससे बड़ी होगी, और प्यारे बच्चों जो सेंटर पॉइंट से जाने वाली है ना, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। समझ गए ना? सबसे बड़ी। और फिर खींचोगे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे छोटी होती है। समझ गए? तो लॉन्गेस्ट कोड नाम है इसका। लॉन्गेस्ट कोड किसको बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो। एक मिनट वैसा ही दिख रहा है, कोई खास दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लाइन विच कट वाला हो गया, तो क्या आएगा बेटा इसका? टेंजेंट लाइन। द पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बिटवीन ए कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अभी बताया था बेटा, कोड से कोड और इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, इनसे मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं भाई? सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। इसका आंसर आ जाएगा बेटा सेगमेंट। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ए पैरेललोग्राम विच वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। मान लो बेटा एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 90 का कर लिया मैंने, मान लो ये एंगल मैंने 90 डिग्री का कर दिया, तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा, या एक रेक्टेंगल हो जाएगा, या एक रोम्बस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बता रहा। अगर ये 90 का आपने कर लिया तो ये भी किसका हो जाएगा? 90 डिग्री का। और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे ए के एडजेसेंट कौन कौन है? ए का एडजेसेंट एंगल बी एंड एंगल डी। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में? 180 डिग्री। तो ये 90 है तो 180 में से माइनस करेंगे, ये भी 90 आ जाएगा ना भाई। और इसका अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं मैं सारी। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल आपने 90 डिग्री का कर दिया तो उसके सभी एंगल 90 डिग्री के बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो आपने एंगल बी को 90 किया है, एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल डी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर एंगल बी और एंगल सी कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो कितना बचेगा? ये भी 90, तभी तो 180 बनेगा। और फिर मान लो ये सी आ गया, और सी का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम बोल रखा है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल। तो प्यारे बच्चों क्या बन गया है? देखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स ईच ऑफ एंगल इज 90 डिग्री होता है। अच्छा,
तो हमारे पास इसका प्रत्येक एंगल अब 90 डिग्री का हो गया और अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो क्या बन गया बेटा ये रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। आया भी समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, खड़ा हो गया। तेरे सोने की कुछ ज्यादा लग रही है क्या? 5 बार तो मैं नोटिस कर चुका हूं आपको सोते हुए देखकर, 5 बार। एक बार तो बुरी तरह से ऐसे निकल रहा जब मैंने उसको कहा उससे पहले। मनाही करता रहेगा, मूवी का अक्सर गलती हो गई, अब मनाही करता रहेगा। देखने के बाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if a day before yesterday is 17 जनवरी। चलो ये कहता है if a day before yesterday, before yesterday, इसका क्या मतलब है? ए डे बिफोर, एक दिन पहले, ठीक है, यस्टरडे के एक दिन पहले। इज क्या था? 17 जनवरी। तो बेटा 17 जनवरी यस्टरडे के एक दिन पहले 17 जनवरी। तो आज की डेट क्या मानोगे बेटा? देखो ये 17 जनवरी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 18 जनवरी है, और फिर यस्टरडे के बाद में आज टुडे कितना आ गया? टुडे 19 जनवरी हो गया। क्यों भाई? ये कहता है कि यस बिफोर यस्टरडे 17 जनवरी, ए डे बिफोर यस्टरडे, ए डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के एक दिन पहले, ठीक है, यस्टरडे के एक दिन पहले। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, ठीक है, और टुमारो आने वाला। तो बीता हुआ कल मतलब मान लो सपोज करो हम आज की डेट में काम कर रहे हैं, तो बीता हुआ कल आज हमारा प्यारे बच्चों क्या है? थर्सडे। तो बीता हुआ कल क्या था? वेडनेसडे। वेडनेसडे से पहले एक दिन क्या था? अरे क्या था? ट्यूसडे। तो ये कहता है कि आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज के पहले वाला दिन तो कल, और कल से पहले वाला दिन 17 जनवरी था। समझ गए? ये 17 जनवरी, तो कल क्या था? फिर 18 जनवरी। तो आज की डेट में क्या है? टुडे क्या है भाई? 19 जनवरी। और फिर इसने कहा है कि व्हाट इज द डेट ऑन थर्ड डेज आफ्टर टुमारो। आज आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद, कल, टुमारो। तो टुमारो कितना होगा बेटा? 20 जनवरी के बाद तीसरे ये कहता है डेट ऑन 3 डेज आफ्टर टुमारो। टुमारो के 3 दिन बाद कौन सी डेट आएगी बेटा? कौन सी आएगी? हैं? 23। इसमें 3 प्लस, कई बार के 3 दिन बाद बोलेगा और हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें 3 प्लस करने के बाद अगला दिन ले लेते हैं। नहीं, इसमें 3 प्लस कर दो। 3 दिन बाद मतलब 20 जनवरी में 3 प्लस कर दो, क्या आया? 23 जनवरी। क्या आया? 23 जनवरी। देखो बेटा, आफ्टर टुमारो हो गया, आफ्टर टुमारो के 3 दिन बाद, आफ्टर टुमारो के 3 दिन बाद ही तो हुआ। टुमारो तो 20 जनवरी को हो गया। आफ्टर टुमारो के 1 दिन बाद फिर 3 दिन। तो फिर हमारे पास ये होगा 23 जनवरी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, इफ x इज इक्वल टू 150, नहीं बेटा यही होगा। देखो ए डे बिफोर, एक दिन पहले, ए डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के एक दिन पहले 17 जनवरी था। तो 17 जनवरी था, इसका मतलब यस्टरडे को 18 जनवरी था, और टुडे जो आज की हम बात कर रहे हैं वो 19 जनवरी को हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब 19 जनवरी के एक दिन पहले 17, मान लो सपोज करो आज 19 जनवरी है, तो
तो 19 जनवरी के एक दिन पहले 17 था, ये तो गलत नहीं है, नहीं है। फिर क्या करता है, फिर इसके बाद हमारे पास ये करता है कि भाई इसके अगले दिन 3 दिन मतलब क्या होगा, जैसे टुमारो मतलब नेक्स्ट डे, तो टुमारो कितना हो जाएगा 20 जनवरी, उसके 3 दिन बाद क्या, यही क्या है ना। अगला What is the date on 3 days after tomorrow? हाँ, Tomorrow के 3 दिन बाद। टुमारो के 3 दिन बाद, तो टुमारो के 3 दिन बाद क्या होगा, ठीक है ना, यही आएगा भाई। और नहीं तो भैया आप एक बार अपने रीजनिंग वाले क्वेश्चन से भी कंसीडर कर लीजिए उसको, ठीक है। एक बार आपके रीजनिंग के दोस्त हैं उससे पूछ मेरे हिसाब से तो शायद नहीं हो पाता, बाकी बात पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का उसमें आता ही है मैथमेटिक्स वाले में, तो इसलिए हाँ सीरीज वगैरह का आता है। हाँ देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 150, जो x की वैल्यू है बेटा वो है 150 एंड y = 23। हाँ फाइंड निकालना है बेटा, क्या निकालना है, 21 इंटू x अपॉन y -2 प्लस 3। हमें बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो बेटा जहां इसमें x है वहां 115 रख देंगे अंश बेटा, जहां y है वहां 23 रख देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा 21 इंटू x है तो क्या रखेंगे x की जगह पे 115 अपॉन y है, y के 20 -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। अब बेटा हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 115 अपॉन 23 है, ये कैंसिल होते हैं, 23 1 जा 23 23 5 जा हो, और यहाँ आ गया 5 -2 प्लस से 3। अब हम क्या करेंगे बेटा 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 3 21, और ये ब्रैकेट के और इस नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 - 2 कितना होता है 3, आगे है प्लस। अब पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व कर देंगे, 21 3 जा 63 प्लस से कितना आ गया बेटा हमारे पास, दोनों के सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे प्लस, और आंसर आ गया 66, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भाई नींद वगैरह ना ले बेटा, नींद सबको आती है, ये और बच्चे बैठे हैं इनको भी आती होगी नींद तो, हैं, ध्यान से देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला है एन इंटीजर विच इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है बेटा विच इज का मतलब जो है, एक इंटीजर जो है -27 लैश, -27 लैश का मतलब क्या होगा बेटा, -27 कम है, लेस है मतलब कम है, किससे, देन -32 से, इज है, मतलब हमें वो इंटीजर निकालना है जो कि -27 कम है, लेस है इससे, ठीक है। देन का मतलब होता है से, ये बेटा ये इससे -27 कम, तो बेटा वो इंटीजर हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो बेटा इससे -27 कम कर देंगे इसमें से, देखो किससे है उसको लिखो पहले, किससे कम है किससे अधिक है, पहले उसको लिखो, किससे कम है भाई -32 से, देन के बाद होता है ना उससे, इससे कम, इससे क्या है भाई ये लेस हो तो माइनस और मोर होता तो प्लस, एक्सीड होता तो प्लस, समझ गए, अच्छा माइनस, और फिर ये कितना कम है भाई -27, ठीक है बेटा। अब ये हमारा -32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस 27 हो जाएगा। अब माइनस का 32 प्लस का 27 कैसे साइन है डिफरेंट, और डिफरेंट वाले क्या होते हैं माइनस। बड़े में से छोटा माइनस दो, साइन को नेगलेक्ट कर दो, साइन को इग्नोर कर दो कि साइन है या नहीं, छोड़ दो। अब देखो सबसे पहले देखा हमने बेटा ये प्लस का है ये माइनस का है, साइन डिफरेंट है, ठीक है। अब साइन को एक बार अपने मन से इग्नोर कर दो, छोड़ दो, और बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो फिर देखो अगर आप साइन नहीं छोड़ रहे हो तो ये बड़ा नहीं है, बड़ा तो हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है बड़ा, ठीक है ना, और पॉजिटिव बड़ा होता है। लेकिन हम क्या करेंगे अगर दोनों के अलग अलग साइन लगे हुए हैं तो साइन को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करना मतलब छोड़ देंगे, साइन छोड़ दो, तो बड़े में से छोटा माइनस दो। अब बड़ा कौन है साइन छोड़ने के बाद 32 में से 27 को माइनस कर दो। अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस, सेम साइन है तो प्लस। यहाँ डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो। 32 में से 27 को माइनस किया 5 आ गया। वो बड़े के आगे जो साइन है, जो साइन हमने इग्नोर किए हैं उनमें बड़ा ये था, तो बड़े के पहले साइन है वो साइन लगाएंगे। क्या साइन है वो माइनस का। आंसर आ गया हमारा माइनस से 5 आ गया समझ में। अगला प्रश्न नेक्स्ट है भाई हमारे पास, रमेश अर्न्स ₹75 पर आवर फॉर हिज वर्क। रमेश बेटा अर्न करता है, अर्न मींस कमाना, अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्निंग कमाई। रमेश अर्न करता है, कमाता है ₹75 पर आवर, 75 रुपीज पर आवर रमेश अर्न। कितना अर्न करता है बेटा 75 रुपीज पर आवर। पर आवर में मतलब 1 आवर में 75 रुपीज कमाता है फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। भाई उसने कहा कि एक सप्ताह में काउंट करूंगा भाई तो मेरा हर घंटे के 75 रुपीज, समझ गए। रमेश ने कहा कि मैं 75 रुपीज हर प्रत्येक घंटे पे काम करने के लिए है फॉर हिज वर्क, अपने काम में। इफ हिज वर्क फॉर 10 आवर ए डे, 10 आवर ए डे, इसका क्या मतलब बेटा उसने एक दिन में 10 घंटे काम किया, एक दिन 10 घंटे 10 आवर वर्क किया। फिर कहता है कि फाइंड हिज अर्निंग इन ए वीक 6 डेज, 6 डेज काम किया बेटा उसने, 6 डेज किया। अब आप ये देखो बेटा जब एक दिन में वो 10 आवर काम कर रहा है तो 6 डेज में कितने आवर काम करेगा, ज्यादा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 60 आवर्स काम किया बेटा उसने। देखो एक आवर, एक दिन में उसने 10 आवर वर्क किया तो 6 डेज में ज्यादा दिन वर्क करेगा तो 60 आवर वर्क किया उसने। 60 आवर्स के कितने रुपए बनते हैं वो उसकी अर्निंग है। अच्छा 1 आवर के कितने रुपए हैं बेटा, 1 आवर में कितने रुपए लेता है वह 75 रुपीज। तो बेटा 60 आवर्स में कितने रुपए कमाएगा, ज्यादा कम कमाएगा, ज्यादा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 0, 5 के 3 ऑप्शन नंबर 42 4500 रुपए एक वीक में कमाया। आगे में समझ में ये उल्टा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रही भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट है भाई द टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून कब का टाइम होता है बेटा,
दोपहर 12, ठीक है। 12 noon was 10 डिग्री अबो जीरो। अबो जीरो होता है +10, बिलो जीरो होता है -10, समझ गए ना। बिलो जीरो मतलब मान लो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री बिलो जीरो, बिलो माने नीचे, तो -5 है, और अबो जीरो का मतलब वो +5, ठीक है। और इसने कहा है टेम्परेचर 12 नून पे, 12 नून पे टेम्परेचर क्या था बेटा, एट 12 नून 10 डिग्री, अबो जीरो का मतलब +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर कहता है कि इफ डिक्रीज मतलब कम होना, डिक्रीज एट द रेट 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मतलब मिडनाइट क्या होता है, रात के 12 बजे, ठीक है बेटा, 12 मिडनाइट। और 12 से 12 तक कितने आवर बन गए बेटा, दोपहर के 12 से रात के 12 तक मिडनाइट तक कितने आवर बन गए, 12 आवर्स में जो डिक्रीज रेट है वो हमारे पास दे रखा है बेटा 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 आवर का। और कितने आवर है यहाँ, 12 आवर में कितना डिक्रीज हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर लें, 12 5 जा 60, 6 12 1 जा 12, 12 प्लस 6 18, आफ्टर 1 डिजिट की डेसिमल है, डेसिमल लगा दें, कितना आ गया बेटा 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होना मतलब माइनस, कम हो गया, इतना बेटा कम हो गया। तो ये कहता है what will be the temperature, what is the temperature, it would be midnight, temperature at midnight। तो मिडनाइट में टेम्परेचर क्या हो गया था, तो देखो बेटा पहले वाला तो हमारे पास देखो ये था पहले, ठीक है, पहले टेम्परेचर ये था और ये कम हो गया, तो मतलब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट वाले क्या होते हैं, माइनस, साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, कितना आ गया 8, और बड़े के पहले माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। या आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाए तो बिलो द जीरो, तो भी वही बात है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, बिलो मतलब नीचे, जीरो से कम। अब बेटा देखो ये एक लाइन है, नंबर लाइन, यहाँ जीरो है, और ये जो सारे माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या होते हैं, जीरो से कम, लेस देन जीरो, और ये सभी क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, समझ गए बेटा। तो जो माइनस में आ गया क्या होगा, वो लेस देन जीरो, और बिलो जीरो का मतलब भी क्या है, माइनस, बिलो जीरो मतलब जीरो से नीचे, और जीरो से नीचे मतलब जीरो से कम, और जीरो से कम मतलब माइनस, नेगेटिव, समझ गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर ईच। देखो बेटा किसने कहा है, हाउ मैनी ब्लॉक्स क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ईच साइड 25 सेंटीमीटर। ये कहता है कितने घनाकार ब्लॉक जिनमें से प्रत्येक की साइड 20 सेंटीमीटर है, और कैन बी कट फ्रॉम ए लॉग ऑफ वुड, आर कैन बी कट माने काटना, कट फ्रॉम ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक गट्ठा है, एक लकड़ी का लॉग ऑफ वुड में लकड़ी के गट्ठे में से कितने क्यूबिकल ब्लॉक 25 सेंटीमीटर साइड वाले काटे जा सकते हैं। ऑफ साइज
वुड ऑफ साइज, क्या साइज इसका 2 बाई 3 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1 मीटर 3 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 2 मीटर, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ये क्या कह रहा है बेटा, हाउ मेनी क्यूबिकल ब्लॉक्स, कितने घनाकार ब्लॉक ईच साइड, जिसमें प्रत्येक की साइड 20 सेंटीमीटर है, आर कैन बी कट, काटे जा सकते हैं, एक लकड़ी का गट्ठा जिसके साइज ये है, इसमें से कितने काटे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था इसमें एक तो 2 डायमेंशंस का आता है और एक 3 डायमेंशंस का। आप बताओ ये 2 डायमेंशंस है 3 डायमेंशंस? 3 डायमेंशंस है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैसे हमारे पास कितने लकड़ी के जो ये बनाए जा सकते हैं, एक तरफ तो ले लेंगे हम क्यूब वाला और एक तरफ ले लेंगे क्यूबॉइड वाला, ठीक है। क्यूब का इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्या जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ रख लेंगे बेटा इसको, ठीक है। ये हमारे पास है 3 मीटर है, जिसके सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इनको भी सेंटीमीटर कर लो। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई 100, मीटर से सेंटीमीटर 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 150, 1 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा बेटा 100। अब ये यूनिट दोनों सेम है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। और मैंने आपसे क्या बताया था, हमें किसका नंबर निकालना है, हाउ मेनी क्यूब्स, नहीं इसका नंबर निकालना है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे x और ऊपर लिख देंगे लेट नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स इज इक्वल टू x, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही आ जाएगी हमारे बेटा। x निकालेंगे तो यहां ये सब किस में है, मल्टीप्लाई है, उधर किस में चला जाएंगे, डिवाइड में चला जाएंगे। 150 into 100 पहले से है उधर और ये डिवाइड में आ गया, कितना आ गया हमारे पास 25 और 25 25 से काटेंगे हमारे पास 25 बन जा 25, कितना आ गया 5 और 0 को उतार लिया कितना होगा 50, 25 टू द 50, 25 6 डबल एंड 50, 25 4 द 100 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। ये आ गया हमारे पास 12 6 4 द 24, 24 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 4 द 48, 4 10, 12 टू द 24, 24 प्लस 4 28, कितने ब्लॉक्स काटे जा सकते हैं, कितने ब्लॉक काटे जा सकते हैं 288 ब्लॉक्स। आगे में समझ में, अगला नेक्स्ट है ये हमारा the side of a cube formed by melting a solid cuboid with dimensions 27 centimeter by 24 centimeter by 9 centimeter each। देखो बेटा ये क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक क्यूब की साइड बतानी है भाई, एक साइड ऑफ ए क्यूब विच फॉर्म्ड, जो बनाया गया है, मेल्ट ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके बनाया गया है, एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बनाया गया है। और बेटा एक चीज को पिन ला करके दूसरे बनाएंगे, जैसे क्यूब से क्यूबॉइड बनाएंगे, क्यूबॉइड से क्यूब बनाएंगे पिन लाकर, तो वहां क्या इक्वल होगा बेटा, हमारा वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, तो क्यूब का वॉल्यूम इक्वल किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ। देखो बेटा यहां क्या किया गया है, इसने पूछा है कि एक क्यूब की साइड क्या हो जाएगी जिसे बनाया गया है एक क्यूबॉइड को पिन लाकर, ठीक है, एक क्यूबॉइड को पिन लाकर के बनाया गया है, तो क्यूब की साइड क्या हो जाएगी, और इसकी साइड आपको दे रखी है, ठीक है ना, इसकी दे रखी है। अच्छा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब या ए क्यूब भी कर सकते हैं, अगर साइड ए है तो ए क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब बेटा हमारे पास ए क्यूब
अब जो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप देख पा रहे होंगे अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रखी है। क्या क्या गिवन है? 27 सेंटीमीटर लेंथ है, 24 इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा, और हमें है ना ए निकालना है, साइड ऑफ क्यूब निकालनी है। साइड हमें निकालनी है बेटा, साइड ऑफ क्यूब हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब साइड निकालेंगे तो यहाँ तो साइड का क्यूब है, अगर मैं इस क्यूब को उठाकर उधर ले जाऊं तो ये साइड ही बच जाएगी हमारे पास। तो साइड बच जाएगी हमारी, इस क्यूब को मैं उठाकर तो मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। 27 इंटू 24 इंटू 9। यहाँ अगर क्यूब है तो उधर क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट हो जाएगा। अब हम इसका क्यूब रूट या तो इसकी मल्टीप्लाई करके और इसके फैक्टर करके और 3 के पेयर बना के इसका क्यूब रूट निकालें, नहीं, या फिर यहीं इसको तोड़ देंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। हमारे पास a इक्वल टू, पहले इसके फैक्टर्स कर लो आराम से। क्या बेटा 27 को मैं 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं है, और 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से 27 को मैं लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बोलो हो गया? अच्छा 24 को मैं 8 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, और 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूं। 2 मल्टीप्लाई 2 ये तो लिखा मैंने 8 को और 3 और लिख दिया, 24 हो गया। क्या बेटा मैं 9 को 3 into 3 कर सकता हूं? जो आ गया हमारा 9 है। अब बेटा इसका क्यूब रूट कैसे निकलता है? 3 के पेयर बना लो। 3 का पेयर बन गया और बाहर लिया उसको क्यूब रूट से। 2 का पेयर बन गया, बाहर लिया उसको क्यूब रूट से, और 3 का पेयर बन गया, बाहर लिया। अब अंदर कुछ बचा हमारे पास क्यूब रूट के अंदर? नहीं बचा। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 जा नहीं, 3 3 जा 9 2 जा 18, और ये बेटा सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और अगर ये मीटर में होते तो मीटर आ जाता। तो हमारे पास साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। The area of 3 adjacent faces of a cuboid। सही मायने में तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के बताए ना तब सही बनेगा। अब ऐसे आप लोगों के सामने तो है, लेकिन देखने के लिए तो नहीं है ना, सामने कोई देखा उसको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या बनेगा, लिखने नहीं। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 18, the areas of 3 adjacent faces, the areas of 3 adjacent faces, the areas of 3 adjacent faces of a cuboid are cuboid are 120 square centimeter, 72 square centimeter and 60 square centimeter respectively. Find its volume। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन। देखो बेटा, ये कहता है द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट क्या होता है भाई? जो फेस एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे मान लो हमारा ये रूम है, ये एक क्यूबॉइड है, इसका एक फेस ये हो गया, क्या ये फेस इसका एडजेसेंट है? हाँ, इससे जुड़ा हुआ है। क्या इस फेस का ये फेस एडजेसेंट है? हाँ, इससे जुड़ा हुआ है। क्या इस फेस का ये एडजेसेंट है? जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट फेस। अब बेटा जब 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया होंगे तो क्यूबॉइड के अंदर एक तो होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट। अब देखो हमारे पास मान लो सपोज करो कि मैंने इस रूम का ये फेस ले लिया नीचे वाला फर्स्ट वाला,
तो इसके साथ तो ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट, सामने वाला भी एडजेसेंट है, लेकिन दोनों सेम है, ये और ये तो सेम है। तो एक तो इसका एरिया, एक इनमें से एक का एरिया, और ये दोनों सेम है बिल्कुल। मान लो सपोज करो इस साइड को मैं लेंथ बोलता हूं, ठीक है, तो नीचे वाला, और इसको मैं बोलता हूं ब्रेथ, तो नीचे वाले का एरिया क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और इसका एरिया क्या हो गया, इसका, इसको मैंने क्या बोला था, लेंथ, और ये क्या है, हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। फिर इस स्पेस का एरिया क्या हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाई। तो पहले तो इस प्रकार से तीन बनेंगे आपके फेस, एक तो फेस हो गया एल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो कि हमने 120 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फेस होगा वो होगा हमारा एक्स एल लगा लो, फिर बी एल लगा लो, फिर बी एच लगा लो, एक होगा एल एच, वो हो गया हमारा 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एक हो गया हमारा बी एच, वो हो गया हमारा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है तीन फेस, तीन एडजेसेंट फेस का एरिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने कहा इक्वेशन सेकंड, और इसको कहा हमने इक्वेशन थर्ड। अब मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एल एच मल्टीप्लाई बी एच इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। फिर हमारे पास देखो, मैंने L और B को नजदीक ले लिया, एल बी इंटू एच, और h की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 60। बेटा एल बी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 120 मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 60। यहां से हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पहले, ये 120 यहां मल्टीप्लाई में है, उधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, 72 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 120, ठीक है। 61 जा 60, 62 जा 120, 2 1 जा 2, और 2 से कट गया 36 के ऊपर। हमारे पास आ गया बेटा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इससे बेटा हमारी हाइट आ जाएगी h इज इक्वल टू 6। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करें, चाहे आप इन दोनों को कर लेते तो एल आ जाता, समझ गए ना। अगर आप इन दोनों को करते तो हमारे पास b आ जाता, ठीक है भाई। और इन दोनों को किया कि इनमें कॉमन क्या, कौन है कॉमन, h, तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, h हमारा आ गया। अब बेटा ये जो हाइट हमारी आई है, अगर मैं h की वैल्यू इसके अंदर रख देता हूं, h की वैल्यू, तो b आ जाएगा भाई, क्या है हमारे पास, bh इज इक्वल टू 60, और अगर मैं b इंटू h की वैल्यू मैंने 6 निकाली थी, उसको मैं यहां रख दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 6, और ये कट गया हमारा 10, b इज इक्वल टू ब्रेथ आ गई 10 सेंटीमीटर। और फिर हम अगर मैं प्यारे बच्चों b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, तो किसकी आ जाएगी, l की आ जाएगी। क्या है हमारे पास, एल बी इज इक्वल टू 120, और b की जगह पे मैंने 10 रख दिया, l मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 120। तो मैं l की वैल्यू निकालूंगा 10, यहां मल्टीप्लाई में उधर किसमें हो जाएगा, तो आ जाएगी मेरी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गई, और हमारा हाइट आ गया। और हमें निकालना है पहले बच्चों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमारी कितनी है 12, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारी कितनी है 10, मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है 6। अब बेटा हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक तो ये है भाई इतना बड़ा, दूसरा मैंने आपको एक इसका स्मॉल भी बता था, छोटा ही बता था। ये हमारे पास दिया हुआ है, इनको तो एक बार आपको देखो, ये तो एक फेस तो इसका LB है, एक फेस इसका LH है, और एक फेस इसका BH है, ब्रेथ मल्टीप्लाई, ठीक है।
क्योंकि तीन एडजेसेंट फेस में सामने वाले इस फेस को उस फेस को तो लेंगे नहीं, ठीक है, तीनों एडजेसेंट होने चाहिए। अब मान लो सपोज करो मैंने ये फेस ले लिया, तो तीन एडजेसेंट फेसेस के, ये फेसेस के एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। अब ये तीनों एडजेसेंट है क्या बताओ, ये और ये नहीं, ये इसके है एडजेसेंट और इसके है, लेकिन ये और ये तो नहीं है ना एडजेसेंट। एडजेसेंट फेसेस में कौन होगा, एक तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, फर्स्ट का हो गया, और दो दीवार पे, ठीक है, दो साथ लगती दीवार, लंबाई वाली और चौड़ाई वाली। लंबाई वाली दीवार का एरिया क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई में हाइट, चौड़ाई वाली दीवार का एरिया क्या होगा, चौड़ाई मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है ना। एक लंबाई वाली चौड़ाई वाली दो दीवार ये साथ है, एक नीचे, ये तीन फेस है ना, ये एडजेसेंट हो सकते हैं, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, आपस में मिले हुए है ना, ये एडजेसेंट फेस है। अब देखो बेटा, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहली दूसरी और तीसरी तीनों की मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या हो गया, LB मल्टीप्लाई BH मल्टीप्लाई HL है, LH कर दो जी HL इक्वल्स टू, अब राइट की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या हो गया बेटा, 120 इंटू 72 इंटू 60, हमने की मल्टीप्लाई। अब बेटा देखो L दो बार है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, इंटू B दो बार है, B की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, H को X से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, X स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो भाई। चलो अब बेटा देखो हमारे पास L का भी स्क्वायर है, B का भी स्क्वायर है, H का भी स्क्वायर है, क्या मैं इन तीनों का स्क्वायर कर सकता हूं, LBH का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम ऐसे हैं। अरे L का भी स्क्वायर है, B का भी है, H का भी, इसका होल लिख दिया मैंने, और ये 122 इंटू 72 इंटू 60। अब बेटा यहां स्क्वायर है, उधर किसमें चला जाएगा, स्क्वायर में, LBH इज इक्वल टू अंडर रूट 120 इंटू 72 इंटू 60, और बेटा इसके हम फैक्टर कर लेंगे। अब हमारे पास देखो मैंने इसको कर लिया 12 इंटू 10 और इसको कर लिया 12 इंटू 6, जब मेरा 12 का पेयर बन गया तो मैंने क्या जरूरत और बनाने की है, और इसको लिखूंगा मैं 6 इंटू 10, तो भाई LBH 12 का पेयर बन गया, हाँ भाई 10 का पेयर बन गया, क्या 6 का पेयर बन गया, क्या अंदर बचा इसके कुछ नहीं भाई, तो हमारे पास LBH इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 720, और LBH क्या होता है, वॉल्यूम, LBH वॉल्यूम ही तो होता है, LBH होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, 720 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 720 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट करेगा देखो, the perimeter of a square and a circle have same 44 centimeter. देखिए अगला क्वेश्चन है, the perimeter of a square and a circle have same 40 each 44 मीटर, मीटर है ना बेटा, मीटर, have same each 44 सेंटीमीटर each, which is greater area and by how much, सेंटीमीटर था मीटर था ये, सेंटीमीटर, which area is greater and by how much,
ये क्या कह रहा है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, हैव सेम पेरीमीटर, बेटा दोनों का क्या है, सेम है, 44 सेंटीमीटर ईच, भाई दोनों का पेरीमीटर, किस किस का बेटा, पेरीमीटर स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल है बेटा, सर्कल के इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, दोनों का सेम पेरीमीटर है, कितना, 44 सेंटीमीटर। अगर मैं ये कहूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो भी 44 सेंटीमीटर है। अगर मैं ये कहूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है भाई। हम दोनों के फॉर्मूले रख देंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 * साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, 2 पाई r। अब देखो बेटा, हमारे पास आप या तो ऐसे कर लीजिए कि एक स्क्वायर है, उसका भी एरिया निकालना है हमें, तो कि किसका एरिया, विच एरिया इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किसका एरिया अधिक है और कितना, मतलब दोनों के हमें एरिया निकालने हैं। तो यहां से आप क्या कर लेंगे, प्रत्येक 44 है, तो इसको भी 44 के इक्वल कर लेंगे और इसको भी 44 के इक्वल कर लेंगे। 4a किसके इक्वल है, 44, यहां से a आ जाएगा बेटा, a मतलब क्या आ जाएगा, स्क्वायर की साइड आ जाएगी, यहां से स्क्वायर की साइड आ जाएगी, और स्क्वायर का क्या निकाल लेंगे, एरिया, एरिया हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बेटा 2 पाई r भी इसके इक्वल है ना भाई, 2 पाई r, यहां से आ जाएगा 2 पाई r इक्वल 44, 2 इंटू पाई कितना, 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। अब बेटा यहां से r निकालेंगे, 44 उधर, यहां ये मल्टीप्लाई में होगा 44/7, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 7/44, ये कर गया, कितना आ गया रेडियस हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। इसका भी एरिया निकालना, क्या है ये, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब बेटा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, r मतलब रेडियस, कितना है बेटा हमारे पास, 7 * 7 से 7 कट गया, ये आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर का एरिया आगा और ये बेटा सर्कल का। अब ये पूछ रहा है विच एरिया इज ग्रेटर, कौन सा एरिया अधिक है, तो बेटा कौन सा अधिक लग रहा है आपको, सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, और बाय हाउ मच, कितना अधिक है ये पूछा, तो इसमें से इसको माइनस कर, ये हमें निकालना है, कितना अधिक है बेटा, माइनस कर, और ये आ जाएगा 30, ये कितना होगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया समझ में, चलो अगला कौन आ रहा है, सर अभी गेट बजा था सर, आएगा देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, ए साइकिल व्हील मेक्स अगला है बेटा, ए साइकिल व्हील मेक्स
5000 रिवोल्यूशन, यही है ना, मेक 5000 रिवोल्यूशन, 5000 रिवोल्यूशन in moving 11 kilometer. Find the diameter radius. Find the diameter of wheel. देखो बेटा, व्हील का डायामीटर निकालना है। व्हील कैसा होगा बेटा? सर्कुलर। कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। हमें सर्कल का डायामीटर फाइंड आउट करना है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो बेटा देखो, 500 रिवोल्यूशन में एक व्हील ने 11 किलोमीटर घूम गया। 500 रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, 500 इस प्रकार से चक्कर काटने पर तो 11 किलोमीटर दूर चला गया। तो 5000 रिवोल्यूशन, 5000 रिवोल्यूशन किसके इक्वल है बेटा? 11 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। और हम 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकाल लेंगे। 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक कंप्लीट राउंड, 1 कंप्लीट राउंड, और जिससे हमारा पूरा एक राउंड मतलब सरकमफेरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस, ठीक है। एक राउंड का 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकालेंगे। 1 रिवोल्यूशन, जब बेटा 5000 रिवोल्यूशन में 11 किलोमीटर है तो 1 रिवोल्यूशन में कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम। कम के लिए डिवाइड 11 अपॉन 5000 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर इसके मीटर बना लेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1000। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर मैंने आपसे क्या कहा था? ऑप्शंस देखा करो आप। अगर ऑप्शंस में सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तक ही पहुंच जाओ। क्या है? सेंटीमीटर्स। तो फिर मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे, मल्टीप्लाई 100। ये हमारी आ जाएगी प्यारे बच्चों, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर। और एक बार घूमना क्या होता है भाई? हमारा सरकमफेरेंस, अर्थात ये हमारा सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो बेटा 2 0 से 2 0 काट लिया, ठीक है। 5 से काट दिया, कितना आ गया हमारे पास? 20। और इनकी मल्टीप्लाई 11 से कर दिया, कितना हो गया? 220 सेंटीमीटर। ये आ गए सेंटीमीटर। अब बेटा ये 1 रिवोल्यूशन के 1 रिवोल्यूशन मींस इसका सरकमफेरेंस। 1 रिवोल्यूशन होता है सरकमफेरेंस। ये 220 सरकमफेरेंस के बराबर होगा। और सरकमफेरेंस सर्कल का होता है 2 पाई r। डायमीटर निकालना है क्या हमें? तो पाई d के इक्वल निकालेंगे। डायमीटर निकालना है ना, तो डायमीटर निकालना है तो पाई d भी होता है। अगर डायमीटर निकालना है तो आप पाई d के इक्वल। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 200। अब हमें d निकालना है, ये 2/7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 7/22। ठीक है बेटा। अब ये हमारा कट जाएगा इससे 10, और 10 की मल्टीप्लाई 7 से करें, कितना आ जाएगा बेटा? 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायामीटर ऑफ व्हील इज 70 सेंटीमीटर। देखो बेटा, हमारे पास 5000 रिवोल्यूशन में 11 किलोमीटर घूम जाता है एक पहिया। जब 5000 चक्कर 5000 बार ऐसे घूमता है ना, तो वो 11 किलोमीटर दूर चला जाता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि 5000 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर के इक्वल है। फिर हम 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकालेंगे, और हमने ये किलोमीटर थे, इसके मीटर बनाए, और मीटर से इसके सेंटीमीटर बनाए। सेंटीमीटर में आ गया 220 सेंटीमीटर। अब बेटा ये 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है? एक कंप्लीट राउंड किसके बराबर होता है? पेरीमीटर। लेकिन सर्कल में इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के बोलते हैं। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो 2 पाई r का फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर आपको डायमीटर निकालना है तो पाई d का फॉर्मूला। हमें डायमीटर निकालना था तो पाई d, और पाई d बराबर है 1 कंप्लीट राउंड की डिस्टेंस। इससे हमारा डायमीटर आ जाएगा पहले बच्चों 70 सेंटीमीटर।
हो गया